नमस्ते, मैं सुलता महाराणा। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल SM एजुकेशन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज हम MST 10 प्रेमचंद की कहानियाँ समर यात्रा का विश्लेषण और मूल्यांकन पढ़ने जा रहे हैं। तो परिचय पर चलते हैं। प्रेमचंद का हिंदी कहानियों में पदार्पण उनकी 1915 में प्रकाशित कहानी सोत से होता है। इसमें उन्होंने नारी के सपत्नी के प्रति ईर्ष्या द्वेष का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। 1916 से 1929 के वर्षों में उनके लगभग 200 कहानियाँ प्रकाशित हुई, जो कि विषयों की विविधता, सामाजिक चेतना, मनोवैज्ञानिक दृष्टि एवं कहानी कला के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। इस काल में 1920 तक के वर्ष तक उनकी कहानियों में राजनीतिक स्वर बहुत मंद है, लेकिन बाद की कहानियों में इनके तेवर तीखे नज़र आते हैं। इसी दृष्टि से इनकी महत्वपूर्ण कहानियां हैं अजीब होली, लागडाट, दुस्साहस, आदर्श विरोध, त्यागी का प्रेम, सुहाग की साड़ी, हार की जीत, सत्व रक्षा, बोडम, सत्याग्रह, इस्तीफा, माँ आदि। समर यात्रा का प्रथम प्रकाशन हंस पत्रिका में सन 1930 के अप्रैल अंक में हुआ था, जिसका संकलन अमृत राय द्वारा संपादित मानसरोवर के 7वें भाग में किया गया है, जो भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के चित्रण को पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करती है। यह कहानी आदर्श, उपदेश तथा फैंटेसी का अद्भुत संयोजन है, जिसका प्रारंभ एक गांव की ऐसी सुबह से होती है जिसकी कच्ची झोपड़ियाँ हंसती हुई जान पड़ती थी। उस कहानी का केंद्रीय पात्र 75 वर्षीय विधवा नारी नोहरी है, जो अब बिल्कुल अकेली है। कोदई चौधरी की अब गांव में धाक जमी हुई है तथा गांव में आने वाले सत्याग्रहियों को कोदई अपने जलसे में आमंत्रित करता है, तो इससे नोहरी को ठेस पहुंचती है। सत्याग्रहियों के देशभक्ति गीत गाते हुए गांव में पहुंचने पर नोहरी में भी राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत हो उठती है। सत्याग्रही के एक नायक द्वारा जब गांव के लोगों को देश की तत्कालीन दशा तथा देशवासियों की दुर्दशा के कारणों में अवगत कराया जाता है, उसका प्रभाव गांव वाले पर भी पड़ता है तथा उसी समय पुलिस के आने पर उसका अहिंसात्मक प्रतिरोध ग्रामीणों द्वारा किया जाता है। अतः अंत में कोदई चौधरी को गिरफ्तार करने में पुलिस सफल हो जाती है। पुलिस के जाने पर 5 लोग सत्याग्रह हेतु उन सत्याग्रहियों के दल में शामिल हो जाते हैं, तो कोदई चौधरी के दोनों पुत्र गंगा और मेकू में भी दल में शामिल हो जाने की होड़ लग जाती है। जब वे वृद्धा नोहरी से निर्णय करने की प्रार्थना करते हैं, तब नोहरी अपना निर्णय गंगा यानी कोदई का छोटा पुत्र के पक्ष में देते हुए स्वयं भी अपना घर बार छोड़कर सत्याग्रहियों के साथ चल पड़ती है। इस प्रकार इस मोड़ पर आकर पाठकों में राष्ट्रीयता की भावना को उत्पन्न कर यह कहानी तो समाप्त हो जाती है, लेकिन देश प्रेम की दृष्टि से इसकी प्रासंगिकता सदैव बनी रहेगी। कला के आलोक में समर यात्रा के लेखन के साथ साथ ही प्रेमचंद की कहानी कला अत्यधिक विकसित हो जा रही थी। प्रेमचंद ने देश की पराधीनता को अनुभव किया था तथा गांधी जी के असहयोग आंदोलन तथा सत्याग्रह रूपी हथियार से अत्यधिक प्रभावित हुए थे। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह आदि का शिक्षा तो उन्हें टॉल्स्टॉय से ग्रहण की थी। जून 1908 ईस्वी में प्रकाशित उनके राष्ट्रीय चेतना से युक्त प्रथम उर्दू कहानी संग्रह सोजे वतन को जब तत्कालीन सरकार ने जब्त कर लिया था, तभी से प्रेमचंद सरकारी नौकरी में स्वयं को असहज पा रहे थे। यद्यपि समय सामयिक राजनीति के क्षेत्र में भी उनकी रुचि लगातार बनी रही थी, फिर भी उन्होंने महात्मा गांधी से प्रभावित होकर 15 फरवरी 1921 को सरकारी नौकरी का परित्याग कर दिया। गांधी जी के सत्याग्रह से प्रेमचंद के साथ
ही जैनेन्द्र जैसे रचनाकार भी गहराई से प्रभावित हुए थे और समर यात्रा इसी प्रभाव का प्रथम चरण माना जा सकता है। कथानक और कथा प्रभाव की दृष्टि से समर यात्रा प्रस्तुत कहानी का उपयुक्त शीर्षक है। सत्याग्रह का मार्ग सरल नहीं और इस रूप में सत्याग्रह करना भी एक प्रकार से समर या संघर्ष सिद्ध होता है। इस मार्ग पर चलते हुए अहिंसा के साथ देश को स्वतंत्र करना सरल कार्य नहीं है। इस कहानी की कथा वस्तु केवल इतनी है कि ग्रामीण लोग सत्याग्रहियों से प्रभावित होकर अपने देश के प्रति दायित्व बोध को पहचान कर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर निकल पड़ते हैं। यहाँ तक कि 75 साल की बुढ़िया नोहरी भी अपना सर्वस्व छोड़कर इन सत्याग्रहियों के साथ चल पड़ती है। कहानी की इतनी सी कथा वस्तु को प्रेमचंद ने अपनी सृजनात्मक प्रतिभा के आधार पर विशिष्ट रंग प्रदान किया है और इस रूप में इसका कथा प्रभाव एक झरने के समान निश्चित गति से बहता हुआ चरमोत्कर्ष को प्राप्त करने के लिए उगत होता है। कथानक की दृष्टि से इस कहानी के संवाद समसामयिक तथा पात्रानुकूल है, जो कहानी का उद्देश्य एक विशिष्ट रूप में पाठकों के समक्ष सहज ही प्रस्तुत कर देते हैं। स्वाधीनता चेतना की अभिव्यक्ति के साथ ही प्रेमचंद अपनी संवेदना भारतीय समाज की नारी मुख्यता, विधवा, असहाय और बुद्ध स्त्रियों के साथ भी गहराई से अभिव्यक्त करते हैं। इसका प्रमाण उन्होंने 75 वर्षीय वृद्धा महिला नोहरी के चरित्र का निर्माण करके दिया है। इस कहानी में यद्यपि कहीं कहीं एक सूत्रता में थोड़ा बहुत कमी अवश्य मिलती है, जैसे सत्याग्रहियों के साथ गंगा के जाने के स्थान पर नोहरी से आशीर्वाद लेते समय प्रेमचंद ने मेकू का नाम दिया था, किंतु इसके कारण कहानी के पात्रों के मनोभाव, उनकी स्थितियों, घटनाओं तथा संवादों पर कोई व्यापक असर परिलक्षित नहीं होता है। इस रूप में यह कहानी अपने उद्देश्य, देश काल तथा वातावरण की संरचना में सम्मिलित होकर कथ्य के आधार पर प्रेमचंद की कहानी कला की श्रेष्ठता को उजागर करती है। शिल्प की दृष्टि से सन 1913 ईस्वी तक के समय प्रेमचंद का झुकाव उर्दू से हिंदी की तरफ होने लगा था तथा इसका कारण उनकी शिल्पगत तकनीकों की भाषा की विकास धीरे धीरे परिपक्वता की ओर उन्मुख होने लगा था। उन्होंने अपनी लेखन शैली पर थोड़ा बहुत प्रभाव पंडित रत्ननाथ दर लखनवी तथा रविंद्रनाथ ठाकुर के प्रभाव को स्वीकार किया है। उनकी वर्णनात्मक शैली तथा इसके लिए प्रयुक्त उनकी भाषा में इस दृष्टि से अत्यधिक परिमार्जन दिखाई देता है। इस परिमार्जन के लिए उन्होंने कल्पनाशीलता तथा लच्छेदार शब्दावली का प्रयोग कहानी को फंटासी रूप प्रदान करने हेतु किया है, जबकि पात्रों की मानसिकता और परिवेश अनुकूल लौकिक तथा यथार्थपरक भाषा कहानी की विशिष्ट रूप प्रदान करती है। प्रेमचंद ने शिल्प की दृष्टि से भाषा के माध्यम से सरल वाक्य, सटीक कथनों तथा वर्णों के आधार पर ही स्वराज तथा परतंत्रता की पीड़ा के विस्तृत दृश्य प्रस्तुत किए हैं। इसलिए समर और यात्रा का रहस्य कहानी के आरंभ से अंत तक एक प्रकार में अंतर्द्वंद तथा रोचकता को बनाए रखता है। अतः कथ्य और शिल्प की दृष्टि से समर यात्रा कहानी तक प्रेमचंद की कहानी कला का पर्याप्त विकास तथा परिमार्जन हो चुका था। महात्मा गांधी और उनके सत्याग्रह का प्रभाव। सोजे वतन कहानी संग्रह के लेखन के आधार पर प्रेमचंद के मन में विद्यमान पराधीनता की कसक तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों का परिचय पाठकों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि इस कहानी संग्रह के जबत होने के बावजूद भी छंदम नाम से लेखन कार्य में संलग्न रहते हैं और तब तक तो महात्मा गांधी का आगमन भारत में नहीं हुआ था। सन 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर महात्मा गांधी जी के भारतीय राजनीति में सक्रिय होते हुए सहयोग तथा सविनय अवज्ञा जैसे आंदोलन ने तो प्रेमचंद के लेखन की दिशा ही परिवर्तित कर डाली थी। गांधी जी के इस प्रभाव को प्रेमचंद की समर यात्रा कहानी के संदर्भ में निम्न बिंदुओं पर आलोक में देखा जा सकता है। पहला, निजी जीवन पर।
समाज में रहने वाले कोई भी व्यक्ति अपने समाज के परिवेश एवं युगीन धाराओं से स्वाभाविक रूप से प्रभावित होता है, क्योंकि अनुकरण मनुष्य का स्वभाव है। इस तरह प्रेमचंद का भी अपनी युगीन परिस्थितियों एवं तत्कालीन विचारधाराओं से प्रभावित होना स्वाभाविक था। वे ऐसे साहित्यकार थे जो कि कलाकार के तटस्थता में विश्वास न रख करते थे। वे जनता के सुख दुख में भाग लेकर किसी समन्वयवादी मार्ग की खोज में विश्वास करते थे। वे समाज को, समाज में चल रही गतिविधियों को खुली आंखों से देखते थे। उनके जीवन का मौलिक उद्देश्य था स्वराज्य प्राप्ति और सुंदर समाज के निर्माण में जो विघ्न बाधाएं हैं उनको उचित समाधान द्वारा दूर करना। गांधीवादी विचारधारा के प्रेमचंद पर गहरी छाप थी, क्योंकि गांधी जी का प्रत्यक्ष चरित्र उनके सामने था। गांधी जी की कर्मठता और जन सेवा की भावना सर्वाधिक आकर्षणीय पैदा करने वाली, जिसमें प्रेमचंद नहीं बच सके, क्योंकि वे स्वयं ही सच्चे कर्मयोगी थे और साधारण जन के प्रति उनका लगाव किसी से छिपा नहीं है। अतः जहाँ गुणों एवं उद्देश्य की साम्यता हो वहाँ आकर्षण एवं प्रभाव स्वाभाविक होता है। गांधी जी के प्रभाव से उन्होंने सन 1920-21 में अपनी 20 वर्षों की सरकारी नौकरी की तिलांजलि दे संघर्ष के जीवन को ही अपनाया। उनके तत्कालीन साहित्य में भी गांधीवादी चिंताधाराओं की छाप स्पष्ट झलकती है। इस कहानी की एक प्रमुख विधा के चरित्र के आधार पर प्रेमचंद पर गांधी जी के प्रभाव को इस प्रकार से देखा जा सकता है। आज साहित्य ग्रहियों का जत्था गांव में आ गया। कोदई चौधरी के द्वार पर चंदोबा तना हुआ है। आटा, घी, तरकारी, दूध आदि दही जमा किया जा रहा है। सबके चेहरे पर उमंग है, हौसला है, आनंद है। वहीं विंदा अहिर, जो दौरे के हाकिमों के पाव पर दूध के लिए मुंह छिपाता फिरता था, आज दूध और दही के 2 मटके अहिराने से बटोर कर रख गया है। यहाँ पर सत्याग्रहियों के जत्थे के नेता या नायक के रूप में स्वयं प्रेमचंद उपस्थित है, जिनके निजी जीवन पर भी सत्याग्रह का व्यापक प्रभाव देखा जा सकता है। दूसरा है समाज पर क्या प्रभाव है। व्यक्ति समाज की सबसे लघु इकाई है और उसके प्रभाव से कोई भी राष्ट्र या समाज अछूता नहीं रह सकता है। यद्यपि प्रेमचंद द्वारा इस समर यात्रा में निर्मित किए गए सत्याग्रह के दृश्य काल्पनिक लग सकते हैं, किंतु वास्तविक तो यही है कि गांधी जी के राजनीतिक दर्शन से स्वदेशी तथा स्वराज की इस परिकल्पना इस प्रकार से गहरी जुड़ी हुई थी। उसके प्रभाव में गांव तथा शहर के हर प्रकार के समाज व्यापक रूप से आ चुके थे। यही तथ्य समर यात्रा में प्रेमचंद ने दर्शाने का प्रयास किया था। जब कोदई के द्वार पर जलती हुई मसालों को देखकर गांव के लोग एकत्रित होने लगते हैं, तो प्रारंभ में ये गांव वाले पुलिस को देखकर भाग खड़े होते हैं, किंतु वह नोहरी के ललकारने पर कि देख लो अपनी दुर्दशा, या अभी कुछ बाकी है। आज तुमने देख लिया ना कि हमारे ऊपर कानून से नहीं लाठी से राज हो रहा है। लाठी से राज हो रहा है। आज हम इतने बेशर्म है कि इतनी दुर्दशा होने पर भी कुछ नहीं बोलते। हम इतने स्वार्थी, इतने कायर न होते तो उनकी मजाल थी कि हमें कोड़े से पीटते। जब तक तुम गुलाम बने रहोगे, उनकी सेवा टहल करते रहोगे, तुम्हें भूसा चोकर मिलता रहेगा। लेकिन जिस दिन तुमने कंधा टेढ़ा किया, उसी दिन मार पड़ने लगेगी। कब तक इस तरह मार खाते रहोगे? कब तक मुर्दों की तरह पड़े गिरदों से अपने आप को नोचवाते रहोगे? अब दिखा दो कि तुम जीते जागते हो और तुम्हें भी अपनी इज्जत आबरू का कुछ ख्याल है। यह सुनकर वापस आ जाते हैं और कोदई को पुलिस द्वारा ले जाने पर हिंसक होते हुए ग्रामवासियों को नायक द्वारा सत्याग्रह सिद्धांत की दुहाई देकर रोकने में सफलता प्राप्त की जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पूरा भारतीय समाज सत्याग्रह से प्रभावित होते हुए दिखाई देता है। स्वाधीनता आंदोलन का
दस्तावेज। सन 1857 ईस्वी के प्रथम स्वाधीनता संग्राम से लेकर सन 1947 में भारत के स्वतंत्रता होने तक 90 वर्षों में कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि अनेक विधाओं में विपुल साहित्य की रचना हुई है, जिसमें प्रेमचंद के साथ ही जैनेन्द्र आदि जैसे कथाकार ने गांधी दर्शन से प्रभावित तथा सत्याग्रह को केंद्र बनाकर कहानी के कथानकों की रचना की है। सत्याग्रह जैसे कथानक को केंद्र बनाकर लिखी जाने वाली कहानियों में प्रेमचंद की समर यात्रा का नाम विशेष रूप में उल्लेखनीय है, जिसको उन्होंने नोहरी जैसी वृद्ध स्त्री के चरित्र के आधार पर रोचक बनाने का प्रयास भी किया है। सत्याग्रह जैसे विषय को भी स्त्री के चरित्र के साथ जोड़कर रोचक बनाने की कला प्रेमचंद जैसे समर्थ रचनाकार में ही विद्यमान हो सकती है। नोहरी की चरित्र सृष्टि के आधार पर प्रेमचंद ने कहानी को रोचक बनाते हुए असहाय बुद्धों को समाज सेवा करने का एक मार्ग भी सुझाया है। सन 1916 ईस्वी से लेकर 1930 ईस्वी तक स्वाधीनता संग्राम के लिए महत्वपूर्ण वर्ष रहे हैं। इसी दौरान गांधी जी के भारत आने से कांग्रेस में सैद्धांतिक मतभेद उत्पन्न हुए, क्योंकि जहां नरम दल का नेतृत्व महात्मा गांधी कर रहे थे तो गरम दल का बाल गंगाधर तिलक। सन 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना, 1917 ईस्वी में मॉन्टेस्क्यू योजना, सन 1918 ईस्वी में रोलेट एक्ट, सन 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड, 1921 से 22 में खिलाफत तथा असहयोग आंदोलन आदि की पृष्ठभूमि समर यात्रा की रचना में सहायक बने हैं। इसी के मध्य गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन आदि का व्यापक प्रभाव कहानी के कथानक और उसके धरातल पर उजागर होते हैं। पूरे गांव का सत्याग्रह के सामने अत्यधिक उल्लास का उमंग से भर उठना, नोहरी का मद मस्त होकर नाचना, कोदई का घर गृहस्थी को मोह त्याग देना, गांव वालों का पुलिस के भय से मुक्ति हो जाना आदि सभी घटनाक्रम कहानी के उद्देश्य पूर्ति में सहायक बन जाते हैं। इस प्रकार समर यात्रा कहानी की राष्ट्रीय चेतना के प्रति लोगों को सतर्क करने वाले स्वाधीनता आंदोलन के महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में देखा जा सकता है। समाज के बीच की नायिका नोहरी। प्रेमचंद ने समाज में नारी की स्थिति को बारीकी से देखा, परखा और समझा था। इसलिए उन्होंने अपने साहित्य के साथ साथ ही व्यक्तिगत जीवन में भी नारियों के साथ न्याय करने का प्रयास किया था। प्रेमचंद के समय में समाज में नारी बहुत ही अपेक्षा के दौर से गुजर रही थी। विधवा स्त्री को तो गति बहुत ही खराब थी, उसे लगभग समाज से बाहर ही कर दिया जाता था और लगभग अछूतों जैसे व्यवहार किया जाता था। प्रेमचंद नारी की ऐसी स्थिति को देखकर संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने नारी की स्वाधीनता के लिए अपने उपन्यासों, कहानियों, लेखों आदि से सशक्त आवाज़ उठाई। इसके अतिरिक्त उस अनेक कहानी संग्रह में नारियों की दयनीय स्थिति का भी सजीव चित्रण हुआ। सन 1923 से 25 के वर्षों में महिला पत्रिका चांद के लगभग 1.5 दर्जन कहानियों में जो कि बाद में प्रेम प्रमोद शीर्षक से भी प्रकाशित हुई, तदयुगीन नारी की विडंबनाओं का बहुत ही सजीव चित्रण हुआ। इन कहानियों में तेतर, परीक्षा, नैराश्य, नरवासन, उद्धार, स्त्री और पुरुष, नरक का मार्ग, एक आंच की कमर, स्वर्ग की देवी, धिक्कार, सुद्रा आदि महत्वपूर्ण कहानियां हैं। इन कहानियों की महती विशेषता यह है कि इनमें स्त्रियों की करुणा गाथा को गाया जरूर गया है, लेकिन उन्हें विद्रोह का स्वर प्रदान नहीं किया गया है। समय यात्रा की नायिका नोहरी उम्र के 75वें वर्ष के पड़ाव को पार करने में अकेली बच्ची रहकर विपन्नावस्था को झेल रही है। फिर भी नोहरी को अद्भुत जीवटता का परिचय गांव में सत्याग्रहियों के आगमन पर प्राप्त होता है, जब वो अपनी बुद्धावस्था को भूलकर मदमस्त होकर नाचने लगती है और कोदई को गिरफ्तार कर लेते समय भीड़ के चुपचाप मुख्य दर्शक बनकर इस घटना को देखते रहने पर उन्हें बुरी तरह से तिरस्कृत भी करती हैं। प्रेमचंद ने नोहरी की आरंभिक छवि का चित्रण इस प्रकार किया है। अगर कोई प्राणी दुखी है तो वो नोहरी बुढ़िया है। वो अपनी झोपड़ी के द्वारा पर बैठी अपने 75 साल की बूढ़ी सिकुड़ी हुई आंखों से यह समारोह देख रही है और पछता रही है। उसके पास क्या है
जिसे लेकर कोदई के द्वार पर जाए और कहे मैं यह लाई हूँ, वह तो दाने का मोहताज है। इस प्रकार प्रेमचंद उसकी विपन्नता के सामाजिक अभिशाप को झेलने के दंश का चित्रण करते हुए उसके अच्छे दिनों का भी वर्णन करते हैं, जिसके आधार पर यह सिद्ध होता है कि प्रेमचंद नोहरी के माध्यम से तत्कालीन समय में स्त्रियों में जागरूकता लाने के लिए एवं उनके प्रेरित करने के लिए नोहरी जैसे पात्र की रचना करते हैं। इसी पात्र को कैनवस पर उतारते समय प्रेमचंद उसके चरित्र में राष्ट्र प्रेम में अभिभूत होकर नृत्य करना, कोदई के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले पुलिस को सक्षम डटकर खड़े हो जाना, गांव वालों के प्रति ममत्व से भर उठना, सभी को देश प्रेम की शिक्षा प्रदान करते हुए अंत में स्वयं भी सत्याग्रहियों के लिए समर्पित हो जाने जैसे गुणों या विशेषताओं को भर देते हैं। नोहरी का हाव भाव, उसकी जीवन कथा, उसका भाषा, उसके तेरतव, प्रतिक्रियाएं आदि सभी प्रेमचंद द्वारा ऐसे निर्मित किए गए हैं कि नोहरी हमारे बीच की यह एक सजीव नारी पात्र लगने लगती है। भाषा और शब्दावली देखते हैं। चूँकि प्रेमचंद जन सामान्य के रचनाकार है, इसलिए वे अपने पात्रों को भी आसपास के मध्य तथा निम्न वर्ग से चुनते हैं तथा इनके चित्रण में भी वे जिस बारीकी का प्रयोग करते हैं उसके आधार पर ही उन्हें कथा सम्राट की संज्ञा दी गई है। समर यात्रा कहानी का इस आधार पर मूल्यांकन करने पर हमें ज्ञात होता है कि इस कहानी में सरल भाषा में वाक्य की संरचना, सादृश्य की प्रवृत्तियों में व्यंग्यात्मक उपमानों का अधिकाधिक प्रयोग प्रेमचंद द्वारा किया गया है। जैसे जिस गृहस्थी पर उन्होंने अपने जीवन के 50 साल होम कर दिए हैं, वह इस समय विषैली सर्प की भांति उनका आत्मा में लिपटी हुई थी तथा उसका वह व्यंग्य सर्प की भांति उसके सामने बैठा मालूम होता था। समर यात्रा में भी प्रेमचंद ने अन्य कहानियों के अनुरूप ही तत्सम, तद्भव, देश, विदेश एवं मिश्रित शब्दों का प्रयोग के साथ ही साथ व्यंग्यात्मक शब्दावली, व्यंजनापूर्ण तथा उपहासपूर्ण वाक्य के आधार पर पात्रों के आचरण तथा मनोदशा का कुशलतापूर्वक चित्रण किया है। अपनी भाषी कुशलता का प्रमाण देते हुए प्रेमचंद पात्रों की शिक्षा तथा भूमिका के अनुकूल अभिव्यक्तिपूर्ण भाषा की रचना करते हैं। सत्याग्रही के आगमन पर उनका भली प्रकार से सत्कार न कर पाने की स्थिति में नोहरी की मनोदशा का चित्रण प्रेमचंद ने किया है। उसके आधार पर नोहरी की दिन दशा के साथ ही देशभक्तों के प्रति उसका मंतव्य भी स्पष्ट हो जाता है। रचनाकार प्रेमचंद ने पाठकों में देशभक्ति की भावना को उत्पन्न करने की दृष्टि से सत्याग्रहियों के स्वरूप के साथ ही कौमुदी तराना की निर्मित की है। इस हेतु उनके द्वारा प्रयुक्ति भाषा तथा गीत है। एक दिन वह था कि हम सारे जहाँ से फर्द थे, एक दिन यह कि हम सा भैया कोई नहीं, एक दिन वह था कि अपने शान पर देते थे जान, एक दिन यह कि हम सा भैया कोई नहीं। प्रेमचंद की शब्दावली में वह शक्ति विद्यमान है जिसके कारण उनके पात्र नोहरी परिधानिता की बेड़ी को जकड़ी होने के बावजूद अपने स्वाभिमान को भुला नहीं पाती हैं और पुलिस के दरोगा द्वारा कोदई चौधरी को अपमानित किए जाने पर वो क्रोधित हो उठती है और उसके क्रोध को दर्शाने के लिए प्रेमचंद ने प्रकृति में सुंदर उपमान का प्रयोग इस प्रकार किया है। नोहरी इस वक्त दोपहर की धूप की तरह कांप रही थी। नोहरी क्योंकि गांव की एक ठेठ देहातिन बुढ़िया है, इसीलिए उसी के व्यक्तित्व के अनुरूप प्रेमचंद ने परन यानी प्राण, जोग, धर्म, बख्त, थुड़ी, मुक्ति, मर्तिदाई, लेड़ीपन आदि जैसे शब्दों का प्रयोग किया है जो अपनी एक अलग ही छटा ली आई है। समर यात्रा का मर्म और संवेदना। समर यात्रा कहानी मर्म तथा संवेदना की दृष्टि से अत्यंत बेजोड़ है, जिसमें प्रेमचंद ने मानवीय पीड़ा का अनुभव करते हुए राष्ट्र तथा समाज के उत्थान से संबोधित विषय को अपनी कहानी का प्रमुख केंद्र बनाया है। इस संवेदना को व्यक्त करने के लिए रचनाकार ने किस्सा गोई तथा वर्णनात्मक जैसी प्रतिनिधियों का बखूबी प्रयोग किया है और इसी के साथ लोकयुक्ति, मुहावरे तथा कहावतों आदि के माध्यम से भाषाई कुशलता को प्रकट करते हुए पात्रों की संवेदना को भी अभिव्यक्त करते हैं। समर यात्रा कहानी पराधीनता से मुक्ति दिलाने के संघर्ष में आम जन की निर्णायक भूमिका को दर्शाकर उन्हें इस
दिशा में उन्मुख करते हुए उनके पराधीनता के दौरान सहन किए जाने वाले कष्टदायी अनुभवों का यथार्थवादी चित्रण करती है, जिसमें नोहरी नामक वृद्धा प्रेमचंद के प्रतिनिधित्व करती है दिखाई देती है। इस कहानी का आरंभ आम आदमी की दशा के उद्घाटन से होता हुआ सत्याग्रह के सूत्र से कहानी को जोड़ते हुए देश के स्वाधीनता आंदोलन से बन जाती है। संवेदन के अनेक नए आयाम, गांव वालों की संवेदना, नौकरी के प्रति, सरकारी कर्मचारी के अपने लोगों के प्रति संवेदना, पिता की परिवार के प्रति तथा पुत्र की पिता के प्रति व्यक्त होने वाली संवेदना का चरित्र पाठकों को कहानी में आदि से अंत तक बांधे रखते हैं। पुलिस द्वारा ग्रामीणों के साथ किया जाने वाला अमानवीय व्यवहार तथा देशवासियों द्वारा इस अराजक स्थिति को सहन करते रहने में भावों का चित्रण अद्भुत मर्म तथा संवेदन को परिलक्षित करता है। अतः यह एक ऐसी संवेदना है जो भारतीयों को सचेत करते हुए, स्वाधीनता के लिए संघर्ष करते हुए उसके आस्वादन की उन्हें प्रेरणा भी प्रदान करती है। समर यात्रा देश प्रेम और राष्ट्रीय चेतना की प्रतिदर्श। समर यात्रा कहानी में देश प्रेम और राष्ट्रीय चेतना के प्रतिदर्श को स्पष्ट रूप देखा जा सकता है, जिसके अंतर्गत प्रेमचंद ने इस कहानी की स्वाधीनता तथा सत्याग्रह के आधार पर कहानी में मुख्य तथा गौण पात्र की मनोदशा के साथ साथ उनके व्यवहार में आने वाले परिवर्तनों को भी दर्शाया है। उदाहरण के लिए वृद्धावस्था के बावजूद देश प्रेम और राष्ट्र की स्वतंत्रता के नाम पर नोहरी में अनोखी स्फूर्ति का संचार हो जाता है। वो अपने वृद्धावस्था को भूलकर नोचते हुए सबको उनके कर्तव्यों के बारे में जागरूक करके अंत में स्वयं भी देश की सेवा के लिए समर्पित हो जाते हैं। इसी प्रकार कोदई चौधरी, बिंदा तथा अन्य पात्रों के व्यवहार में भी परिवर्तन देखा जा सकता है। गांव में सत्याग्रही के आने पर गांव वालों द्वारा उनका गर्मजोशी से अतिथि सत्कार करना तथा अंत में नायक के भाषण में प्रेरित तथा प्रभावित होकर उनका पालन करना तथा अंग्रेजी शासन के प्रति घृणा की भावना न रखते हुए अंग्रेजी शासन के प्रति अहिंसक विरोध करना, स्वाधीनता की लड़ाई को सत्य, अहिंसा, उपवास आदि के आधार पर लड़ना इस कहानी में व्याप्त देश प्रेम और राष्ट्रीय चेतना की भावना को उजागर करता है। कोदई को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने के कारण उग्र लोगों को नायक द्वारा सत्याग्रह के व्यवहारिक रूप से अवगत कराते हुए दारोगा तथा उसके सहयोगी को भययुक्त करना देश प्रेम की भावना के प्रतिदर्श को अभिव्यक्त करता है। इस तरह से हमने समर यात्रा कहानी को यहाँ पर समाप्त किया है और आप इस पाठ को पढ़िए, सुनिए, बार बार सुनिए और इसे परीक्षा में अपने प्रयोग में लाइए। और आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। नमस्ते, धन्यवाद।